नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारी इस क्लास में। आज हम फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। एलडीसी और सीईटी के अंदर ये टॉपिक दे रखा है, दोनों के सिलेबस में दे रखा है। और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीटली जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके आसपास सारा कुछ कवर कर लेंगे। और मैं 100% गारंटी भी आपको दे सकता हूं कि अगर मानव रोग में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, रोगाणु, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपको आज की इस क्लास में से मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो आपको इसकी फिक्र किए बिना सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखना है और पूरी देखना है ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसका ज़्यादा जो है वो मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसको सीरियस लेके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो कंटेंट हमें मिल रहा है वाकई में उसमें कितना दम है। ठीक है, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप जो है वो क्लास को पूरी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं आज 100% आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो वो आपके ऊपर है, लेकिन आप इस क्लास को पूरी देखेंगे तब जाके आपको आपका कुछ फायदा होगा। ठीक है, मेरा फायदा बाद में सोचना, कोई भी व्यक्ति होता है पहले खुद का फायदा सोचता है, तो आप अपना कम से कम खुद का तो फायदा कीजिए। ठीक है ना, तो क्लास देखेंगे, आप इसको पूरी क्लास देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बहुत जगह अदर्स जितने भी जगह वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो फिर आपको सारी यहाँ पे फ्री तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो मानव रोग के बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज के अंदर। आज हमारी ये शायद छठी क्लास है। एलडीसी को और सीईटी के सिलेबस को हम कवर करते जा रहे हैं लगातार, और छोटी छोटी क्लासेस में ले रहा हूँ। ठीक है, 40 45 मिनट, कभी कभी 50 मिनट 60 मिनट भी हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी क्लास नहीं है। अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कंसंट्रेशन लेवल आपके अंदर, पैसेंस होना चाहिए कि आप एक आध घंटे की क्लास तो बड़े ही धैर्यपूर्वक उसको सुन सके। ठीक है, तो आज की क्लास भी लगभग उतनी ही रहने वाली है जितनी पिछली क्लास है। आप पैसेंस रख के इसको सुनेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, हड़बड़ी के अंदर नहीं देखेंगे। अगर आप अभी जो है कहीं पे जा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन देखना बड़े ध्यान से, आराम से, तभी कोई चीज समझ में आती है। ठीक है, और नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नोट्स मैं आपको मनी जानी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसी के नोट्स हैं, आपको एकदम अच्छे नोट्स, मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, तो कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल है मनी जानी नाम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ह्यूमन डिजीज हम स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा बातें ज्यादा ही हो गई। ठीक है, तो ह्यूमन डिजीज की अगर मैं बात करूं, मानव रोग की बात करूं, तो रोग मनुष्य के अंदर कई प्रकार से हो सकते हैं। भाई रोगों के कारण तो कई हो सकते हैं ना, जैसे कि कुछ रोग आनुवंशिक होते हैं जिन्हें हम जन्मजात रोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रोग क्या होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं। कुछ रोग क्या होते हैं, उपार्जित। उपार्जित का मतलब वो रोग जो है वो मनुष्य अपनी कुछ न कुछ गतिविधि की वजह से, यानी कि ऐसी क्रियाएं करता है जिसकी वजह से वो रोग उसे होता है, तो वो उसे उसने खुद एक्वायर किया है। ठीक है, उसमें उसकी जन्म से संबंधित या आनुवंशिक संबंधित कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, उसने खुद उसको जो है समाज से या फिर अन्य जो है पशु पक्षी उसके आसपास के वातावरण से उसको एक्वायर किया है, तो वो उपार्जित प्रकार का रोग हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि आपका जो पोषण है, यानी कि आप जो भोजन खाते हैं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है। जो चीज़ आपको खाना चाहिए, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए आपके शरीर के अकॉर्डिंग, वो नहीं मिल पाती है, तो फिर हम उसे कहते हैं कुपोषण से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो ये 2-3 प्रकार के रोग होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा कुपोषण। कुपोषण से संबंधित होने वाले रोग हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुपोषण होता क्या है इसे हम समझना है। ठीक है, कुपोषण क्या होता है इसको समझने से पहले पोषण समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीजें एक दूसरे से लिंक है। मैं सीधे ही आपको पढ़ाने लग जाऊं तो फिर उसका मतलब नहीं समझ में आएगा, और मतलब नहीं समझ में आएगा तो चीजें बहुत जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए चीजों को जितना आप लिंक करके पढ़ोगे, जितना उसको एक स्टोरी फॉर्म के रूप में याद रखोगे, उतना ही लंबे समय तक याद रहेगी और उतनी अच्छे तरीके से याद रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पोषण क्या होता है। पोषण मतलब एक प्रकार का जो भोजन है जो हम खाते हैं, और वो क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। कोई भी जीव इस धरती पर जो भी जिंदा है उसको ऊर्जा चाहिए जीवित रहने के लिए, और उस ऊर्जा को वो कहाँ से लेगा, भोजन के रूप में। तो उसे ही हम पोषण नाम दे देते हैं, है ना। तो एक जीवित जीव
जिंदा रहने के लिए जो भोजन करता है उसे पोषण कहते हैं। अब उस भोजन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, या मैं यूं कहूं पोषण के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पोषण के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट हो सकती है, विटामिन्स हो सकते हैं, पोषक तत्व हो सकते हैं, डीएनए आरएनए हो सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और उन्हीं चीजों के अंदर अगर कमी आ जाती है, मान लो जो भोजन आप खा रहे हैं उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट कम है, विटामिन्स कम है, प्रोटीन्स कम है, या खनिज पोषक तत्वों की जितनी मात्रा आपके शरीर को चाहिए उतनी नहीं है, तो उसे ही हम कुपोषण नाम दे देते हैं। तो कुपोषण कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगा कुपोषण क्या होता है। कुपोषण सिंपल सी बात है कि जो भोजन आप ले रहे हैं या जो पोषण आप कर रहे हैं उसमें वो सारी चीजें प्रेजेंट नहीं है, या उतनी मात्रा में प्रेजेंट नहीं है जितनी आपको शरीर को चाहिए, तो उसे हम कुपोषण कह देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, याद रह जाएगी। वैसे एग्जाम में ये नहीं आएगी कि कुपोषण किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी अपन को तो लिखना पड़ेगा ना। डेफिनेशन अगर लिख लेते हैं तो उससे बढ़िया क्या होगा, है ना। शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषण नहीं होना। पोषण जो है वो शरीर की आवश्यकता अनुसार नहीं होता है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। या फिर यूं आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि शरीर को कार्य करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है, शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, और उसे मिलने वाले जो पोषक तत्व है उसके अंदर असंतुलन होना। मतलब समझे, जितना उसको कार्य करने के लिए चाहिए और जो उसे मिल रहा है उसके अंदर बैलेंस नहीं है, मतलब वो गड़बड़ाया गया है, या तो ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, दोनों ही दिक्कत है। कुपोषण का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको पोषण कम ही मिल रहा है या उसके अंदर जो आवश्यक घटक है वो कम ही मिल रहे हैं, हो सकता है वो ज्यादा भी मिल रहे हैं तो भी वो कुपोषण ही होता है। ठीक है, तो अति पोषण और अल्प पोषण दोनों ही कुपोषण के प्रकार है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब कुपोषण जो होता है शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषण नहीं होना। अब पोषण में क्या होते हैं, या तो आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। भाई पोषण के जो घटक होते हैं वो मैं बता रहा हूं, पोषण के घटक क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, खनिज तत्व हो सकते हैं। ये सारे पोषण के अंदर होते हैं, और इन्हीं घटकों के अंदर अगर कमी आ जाती है तो फिर उसे कुपोषण कहेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो तो ये था मानव रोग, कुपोषण नहीं था। हमें तो ये पढ़ना है कि मानव रोग, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपको समझ में आ गई। मतलब अब कुपोषण से होने वाले रोगों की अगर मैं बात करूं, कुपोषण से होने वाले रोगों की अगर मैं बात करूं, मतलब या तो प्रोटीन की कमी से जो रोग हो रहे हैं, या विटामिन की कमी से जो रोग हो रहे हैं, या खनिज तत्वों की कमी से जो रोग हो रहे हैं, उसे ही कुपोषण से होने वाले रोग कहेंगे। कुपोषण से होने वाले रोग कोई अलग चीज थोड़ी है। जो प्रोटीन की अगर आपके शरीर में कमी हो गई, मतलब आप कुपोषित हो रहे, तो उससे कोई ना कोई रोग होगा अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। उसी प्रकार विटामिन की अगर कमी हो रही है तो उससे भी कोई ना कोई रोग हो जाएगा। तो यही हमें पढ़ना है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है विटामिन। क्वेश्चन जो है वो 90% संभावना है आपका विटामिन से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो विटामिन को हम ढंग से पढ़ेंगे। प्रोटीन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आप बता दूंगा। दो रोग होते हैं, और खनिज तत्वों से थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम विटामिन को स्टार्ट कर रहे हैं। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं रोग। अब मैं यहाँ पे जो रोग स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं विटामिन की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, यही समझना है आपको, इसमें आपको फोकस रहना भाई, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब देखो यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूं। विटामिन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, और एक होते हैं जल में घुलनशील। एक क्या होते हैं, वसा में विलय, और एक विटामिन जो होते हैं वो आपके जल में विलय होते हैं। दो प्रकार को इसको बांटा जाता है, दो भागों में। वसा में विलय विटामिन कौन से है और जल में कौन से है, तो जल में विटामिन केवल दो है, बी और सी। बाकी जितने भी बच रहे हैं के, ई, डी और ए, इसको कीड़ा,
ठीक है, उससे ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बाकी जल में विले बच्चे कुच्चे, है ना, बच्चे कुच्चे ये इसमें आ जाएंगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जल में विले बच्चे कुच्चे रह जाएंगे और ये कीड़ा इसमें आ जाएगा। ये दो प्रकार के इसमें हो सकते हैं। लेकिन अब हमें तो क्या पढ़ना है, हमें तो इसकी कमी से होने वाले रोग पढ़ने हैं, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से, ऐसे पढ़ना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखो विटामिन ए, अब यहाँ पे हम कमी से होने वाला रोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विटामिन ए न दे करके वो दे देगा रेटिनोल दे देगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो नाम हमें दोनों पढ़ने हैं ताकि किसी भी प्रकार से हमें एग्जाम में कोई परेशानी हो ही नहीं, है ना। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो मैं साथ के साथ यहाँ पे लिख रहा हूं, रेटिनोल है। क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। अब रेटिनोल आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, रेटिनोल यानी कि रेटिना, और रेटिना कहाँ पे होती है, आंख में। बिल्कुल आपने सुना होगा। रेटिना जो है वो किस अंग का भाग है, आंख का भाग है। यानी कि ये जो है विटामिन ए जो है ये आंखों से संबंधित बीमारी पैदा करेगा, आंखों से संबंधित बीमारी पैदा करेगा। अब आंखों से संबंधित बीमारी क्या हो सकती है, मुख्यतः जो नाम आपको याद रखना है वो है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। और एक नाम आपको ध्यान में रखना है, जीरोपथेल्मिया। दो डिजीज हैं जो आंखों से संबंधित ही है, लेकिन अब आंखों से संबंधित बीमारी कौन कोज करेगा, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, इससे एक तो आपकी होती है रतौंधी। रतौंधी के अंदर क्या होता है, कम प्रकाश में आप देख नहीं पाते। तो मान ले कम प्रकाश कब होता है, रात को होता है, तो लोग जनरली ऐसे कहते हैं कि रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसे रतौंधी कहेंगे, ठीक है बात। और दूसरा जो रोग होता है वो जीरोपथेल्मिया होता है। अब देखो विटामिन से जो क्वेश्चन आएगा रोग से, वो दो प्रकार से पूछेगा, या तो वो आपको विटामिन का नाम दे देगा और उससे होने वाले रोग पूछ लेगा, यानी कि विटामिन ए से होने वाला रोग है, उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, या फिर एक ऑप्शन और दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा। या फिर उसको घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि रतौंधी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो फिर कैसे भी पूछो, दो तरीके हैं इसको पूछने के, अगर आपको याद है तो कोई भी तरीका पूछो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। विटामिन ए के अंदर सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन बी1। यहाँ पे विटामिन बी सीधा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, बी1 पढ़ेंगे, बी2 पढ़ेंगे, बी3 पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी1 जो होता है, विटामिन बी1, इसको क्या कहते हैं, थाइमीन कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं मैं, थाइमीन। इसको रेटिनोल आप समझ ही गए होंगे। विटामिन बी1 होता है थाइमीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जो आपने लगातार पढ़ ही रहे होंगे, विटामिन बी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, शरीर जो होता है वो बिल्कुल सुस्त कहते हैं ना, जिसे सुस्त महसूस करता है, बिल्कुल कमजोरी सी आ जाती है, भूख कम लगती है, जिससे वजन लगातार कम हो जाता है। तो इस प्रकार की जो डिजीज होती है उसे हम बेरी बेरी नाम दे देते हैं। विटामिन बी2 की अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो होता है, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं किलोसिस। क्या कहते हैं, किलोसिस, ठीक है। तीसरा प्रकार का जो विटामिन हो जाएगा विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम हो जाता है नियासिन। और नियासिन से जो डिजीज होगी वो होगी आपकी पेलाग्रा। ये सारी की सारी डिजीज आपसे पूछी जा सकती है। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं विटामिन बी4 की, सीधे बी5 पे बात करते हैं, विटामिन बी5, ठीक है। हमें विटामिन बी5 के बारे में बात करना है, विटामिन बी6 के बारे में बात करना है, विटामिन बी7 के बारे में बात करना है, विटामिन बी9 के बारे में बात करना है, और विटामिन बी12 के बारे में बात करना है। इतने विटामिन बी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल, या इंग्लिश में एसिड कह देंगे, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन।
देखो, एक तरीका ये है कि मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे ये सारे इसके रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाले रोग क्या है, मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख दूं और फिर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको ऐसे बता दूं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका है मैं आपके सामने आऊं, फिर आपके सामने ही लिखूं, आपको सामने ही बताऊं, तो सब कुछ आपके सामने करूं। तो ये तरीका मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है। अब आपको कौन सा पसंद आता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरीके से करता हूं, ठीक है। पहले लिखने वाला तरीका मुझे नहीं समझ में आता। विटामिन B7 जो है इसका नाम है, रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है। विटामिन B9 को कहते हैं फोलिक अम्ल, और विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अब बहुत सारे बच्चों को ये नाम याद होंगे, इसलिए मैंने फास्ट फास्ट लिख दिए। जिसको नहीं है याद उनको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। हो भी सकता है लेकिन मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसे याद करके रखे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम आपको विटामिन के आने ही चाहिए, ठीक है। 4-5 बार कोशिश, रटना नहीं है। आप क्या करेंगे, रटने बैठ जाओगे तो फिर भूल जाओगे शाम को, ऐसे नहीं करना है। अभी जैसे ही क्लास खत्म हुई 1-2 बार इसको पढ़ लिया, फिर शाम को 1-2 बार पढ़ लिया, कल 1-2 बार पढ़ लिया, परसों 1-2 बार पढ़ लिया। ऐसे पढ़ोगे ना 1-2 बार तो अपने आप ये याद रहना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एकदम कोई चीज आप करोगे तो फिर वो एकदम से नहीं होती है, ठीक है। चलो, अब इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है वो होता है लकवा। कौन सा रोग हो जाएगा, लकवा। उसके बाद में आता है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। यहां पे इसको अगर मैं छोड़ दूं B7 को, तो इन तीनों की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों से एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया, जिसका मतलब होता है रक्त में कमी या आरबीसी में कमी, ठीक है। आरबीसी की संख्या घट जाना। बायोटीन को छोड़ूं, यानी कि विटामिन B7 को अगर मैं छोड़ दूं, तो इसके अलावा विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, तीनों से एक ही प्रकार का रोग होता है, वो है आपको कौन सा, एनीमिया, ठीक है। तो ये विटामिन ए से और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होने वाले सारे के सारे रोग और उनके रासायनिक नाम। लेकिन सारे विटामिन थोड़ी हुए, अभी तो विटामिन ए और बी दो ही हुए, अभी हमारे पड़े हुए विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी वजह से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, आपके जो मसूड़े होते हैं वहां से कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। मसूड़े क्या होते हैं, दांत जहां पे लगे रहते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफिरोल। क्या नाम है, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल यानी कि विटामिन डी जो होता है इसे कैल्सीफिरोल कहते हैं। इसकी अगर कमी हो गई तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि इसका जो काम है वो है कैल्शियम का एब्जॉर्ब करना, और कैल्शियम जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हड्डियां उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो इससे रोग हो जाएगा आपका, विटामिन डी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसा आए तो ठीक, लेकिन अब इसके स्पेशल नाम होते हैं। हड्डियां कमजोर अगर बच्चों में हो गई तो उसे नाम दे देते हैं रिकेट्स, और अगर एडल्ट्स में हो जाती है तो उसको नाम दे दिया जाता है ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है। तो ये तो है बच्चों में, और ये है वयस्कों में। दोनों में अलग अलग नाम है, अलग अलग आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में होता है, और एक ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्कों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। चलो, उसके बाद में आ जाता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, या फिर आप इसको कह सकते हैं नपुंसकता, ठीक है। नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी, यह विटामिन ई की कमी से। और लास्ट विटामिन हमारा बचता है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ये जो विटामिन है इसका कार्य क्या होता है, यह विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए सहायता करता है, या उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर ये विटामिन कम हो गया तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाता।
समझ में आ रही है मेरी बात है? यहाँ पे इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये ठीक है। तो ये सारे के सारे विटामिन जिसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, सिंपल सी बात है। ऐसे याद होना चाहिए आपको, विटामिन कौन सा है, उसका रासायनिक नाम है और उसकी कमी से होने वाले रोग। क्वेश्चन यहां से उठेगा। इतनी चीजें आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो काफी सारी चीजें जो है ह्यूमन डिजीज में आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, रासायनिक नाम याद करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। डिजीज एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, सिंपल सिंपल सी डिजीज है। ठीक है, तो इसको अब मैं मिटाना चाहूंगा, या मैं यहां से इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब हमने देखो विटामिन जो मुख्य हमारा पार्ट था उसकी कमी से होने वाले रोग पढ़ लिए। अब प्रोटीन की कमी से और खनिज तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं, है ना। प्रोटीन की कमी से और खनिज तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, दो नाम आपको ध्यान में रखना है। एक नाम होता है मेरास्मस और दूसरा नाम है क्वासियोरकर। सिर्फ दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, अभी के अभी याद कर लीजिए इनको। तो एक है मेरास्मस और एक है क्वासियोरकोर। दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं और ये दोनों ही रोग किन में होते हैं, बच्चों में होते हैं। बच्चों के अंदर ये रोग पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं मेरास्मस, क्वासियोरकर। इससे बाहर प्रोटीन में कुछ भी नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। ठीक है, दो नाम आपके दिमाग में आने चाहिए प्रोटीन के साथ में। ठीक है, अब खनिज तत्वों की कमी से, मान लो खनिज तत्वों की कमी हो गई तो कौन से रोग हो गए, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। देखो अगर आयरन कम हो जाता है जिसे Fe अपन कहते हैं, या फिर कॉपर कम हो जाता है Cu जिसे कहते हैं, तो इससे वही आपकी एनीमिया बीमारी हो जाती है, यानी कि रक्त में कमी वाली, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा योगदान है रक्त निर्माण में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आयोडीन की, आई किसे कहते हैं, आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड रोग हो जाता है जो आपकी थायराइड ग्रंथि से संबंधित डिजीज है। ठीक है, और एक आपका रोग हो जाता है जिसे कहते हैं क्रेटेनिज्म। क्या कहते हैं, क्रेटेनिज्म। तो ये दोनों रोग किससे संबंधित है, आयोडीन से संबंधित रोग हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो अभी हमने बात की कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, तो इससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती है और दांत भी कमजोर हो जाते हैं, दांत व हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और अगर फ्लोरीन की कमी हो रही है तो उससे आपके जो है दांतों से संबंधित रोग हो जाएंगे, दांतों से संबंधित रोग हो जाएंगे। अब दांतों से संबंधित रोग क्या हो जाएंगे, अगर फ्लोरीन ज्यादा है, फ्लोरीन ज्यादा है आपके पानी के अंदर मान लो, तो आपके दांतों के ऊपर पीली सी परत चढ़ जाती है। और अगर फ्लोरीन कम है तो उससे आपका दंत क्षय यानी कि दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, सड़ना लग जाते हैं। ठीक है, तो ये खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए। ये विटामिन की कमी से, ये प्रोटीन की कमी से और ये खनिज तत्वों की कमी से, यानी कि कुल मिलाकर के कुपोषण से जितने भी रोग होते हैं हमने क्लियर कर लिए एक ही स्लाइड के अंदर। ठीक है, देख लो इसको आराम से, एक ही स्लाइड में कुपोषण से संबंधित, कुपोषण का मतलब जो पोषण हम ग्रहण करते हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं, और उससे होने वाले रोग ये है। ठीक है, अब हम कुछ अलग प्रकार के रोग पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा सकता हूं अब इसको मैं, चलो। अब हम जो डिजीज पढ़ेंगे उसमें देखो दो प्रकार से हम रोगों को बांटेंगे। एक रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बस नहीं चलता उसमें। लेकिन दूसरे प्रकार के जो रोग होते हैं वो हमारी मतलब कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी होती है, वो तब जाके हमें होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बढ़िया से समझ सकते हैं, जैसे कि आनुवांशिक बीमारी है तो वो आपकी जन्मजात होती है, उसमें आपका बस नहीं चलता। लेकिन मान लो आपको कैंसर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, या आपका इन्वायरमेंट जो है वो उसका जिम्मेदार है। ठीक है, तो मानव रोगों को मैं दो भागों में यहाँ पे बांट सकता हूँ। एक होते हैं जन्मजात, ठीक है, और एक जो होते हैं वो होते हैं उपार्जित। उपार्जित को इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड,
और इसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल, शायद ऐसा ही कुछ वर्ड है, मेरे को सही याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के डिजीज होते हैं। अब जन्मजात के अंदर या तो वो आनुवांशिक हो सकते हैं, जितने भी आनुवांशिक बीमारियां हमारे अंदर सिंड्रोम वगैरह होते हैं, या तो ये हो सकता है, या फिर कोई अनानुवांशिक रोग भी हो सकता है, अआनुवांशिक जिसे कह सकते हैं। मतलब कोई बीमारी ऐसी भी हो सकती है जो आनुवांशिक तो नहीं है, लेकिन वो जन्म से ही आपके अंदर पाई जाती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। उपार्जित जो होता है, मतलब ये जो बीमारी है इसमें आपको ये वातावरण से मिली है, आपके आसपास के एरिया से मिली है, तो उसे कहते हैं उपार्जित, यानी कि व्यक्ति स्वयं का इसमें हाथ होता है। तो ये भी दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है संक्रामक, एक होती है संक्रामक, और दूसरी होती है असंक्रामक। दूसरी प्रकार की जो हो जाएगी वो हो जाएगी असंक्रामक। संक्रामक का मतलब है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, आगे से आगे जो बढ़ती है, उसे संक्रामक प्रकार के रोग कहते हैं। और असंक्रामक का मतलब है कि ये जो है ये एक दूसरे से फैलेगी नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को कोई रोग हो रखा है, वो असंक्रामक प्रकार का रोग है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन से रोग असंक्रामक होते हैं। लेकिन जो असंक्रामक रोग होते हैं वो मान लो आप दोनों टच में आए, ठीक है, आपने सेम टॉवल यूज कर लिया या साथ में खाना खा लिया या कुछ भी XYZ, आप दोनों अगर आप टच में आ रहे हैं, तो असंक्रामक प्रकार का कोई रोग उस व्यक्ति को हो रखा है तो वो आप में ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन संक्रामक का मतलब है वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, ऐसे फैलता है। तो इस प्रकार का रोग जो होता है ये ज्यादा घातक होता है पूरे देश समाज के लिए, विश्व के लिए। ठीक है, संक्रामक रोग जो होता है इसे ही संचारी रोग कहा जाता है, मतलब जिसका संचरण होता है, तो ये असंचारी रोग हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो संक्रामक रोग होते हैं ना, ये जीवित कारकों की वजह से होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जीवित कारकों की वजह से होता है। मतलब जितनी भी बीमारी हैं जो संक्रामक प्रकार की है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लिविंग फैक्टर्स। कैसे, या तो वो बीमारी वायरस द्वारा होगी, या वो बीमारी जीवाणु द्वारा होगी, या वो बीमारी कवक द्वारा होगी, या वो बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होगी। मतलब जितने भी जीवित कारक लिविंग फैक्टर हमारे आसपास होते हैं, या फिर वो बीमारी कृमि द्वारा होती है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो जीवित है उनके माध्यम से अगर आपकी बीमारी फैल रही है, तो इसका मतलब वो संक्रामक प्रकार का रोग है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब असंक्रामक की अगर मैं बात करूं, तो ये निर्जीव कारकों की वजह से होता है, निर्जीव कारकों की वजह से होता है। निर्जीव कारकों के मतलब कोई भी शरीर में कमी हो गई, किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, तो फिर वो असंक्रामक प्रकार के रोग होगी। मान लो प्रोटीन की कमी हो गई, तो प्रोटीन की कमी से जो मेरास्मस डिजीज होता है, मेरास्मस रोग होता है, वो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे अंदर अगर प्रोटीन की कमी है और मेरास्मस रोग हो गया मुझे, तो दूसरा व्यक्ति मेरे टच में आएगा उसको भी मेरास्मस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, किसी को एड्स हो रखा है और एड्स वाला व्यक्ति किसी दूसरे के संपर्क में आता है, तो बिल्कुल चांसेस है उसको भी एड्स हो सकता है। तो इसी प्रकार से इनको दो अलग अलग भागों में बांटा कि एक होते हैं संक्रामक जो एक दूसरे से आगे फैलते हैं, और एक होते हैं असंक्रामक जिनका फैलने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमें जो फोकस करना है इस क्लास में वो ये रोग है। समझ रहे मेरी बात को, मैं आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं। यहां पे अगर आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, तो फिर अब हम पढ़ने वाले हैं इन चीजों पे, संक्रामक रोग के ऊपर। संक्रामक रोग में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वायरस जनित बीमारियां, फिर जीवाणु द्वारा, फिर कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और कृमि द्वारा। ये इन चीजों को अब हम पढ़ने वाले हैं, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद यानी कि विटामिन की कमी से बाद अगर कहीं क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डरना नहीं है इतने सारे नाम देख के, बहुत सिंपल सी है, 15-20 मिनट का वीडियो और रहेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं साफ कर सकता हूं। अब हम पढ़ते हैं वायरस जनित बीमारी, एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, मिटा सकता हूं इसको, चलिए भाई। वायरस जनित बीमारी जितनी भी होती हैं उसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सब में कॉमन है। वो क्या है, इनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं दिखा पाती। यानी कि अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा हो रही है, तो उसको एंटीबायोटिक द्वारा मारा जा सकता है, मतलब
उसको ऊपर एंटीबायोटिक काम कर सकती है, लेकिन अगर कोई बीमारी है जो वायरस जनित है तो फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पहली सबसे वायरस जनित बीमारियां। कोशिश करेंगे एक ही स्लाइड में आ जाए वायरस जनित बीमारियां। ठीक है, कॉमन विशेषता एंटीबायोटिक, हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। असर नहीं करती। और दूसरी इसकी बात है, ये रोग जो है इसका एकमात्र उपाय है बचाव। लिख देता हूं मैं, बचाव ही उपाय है। जितने ज्यादा इस रोग से आप बचोगे उतने ही फायदे में रहोगे, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो वायरस जनित बीमारियों का यही एक मुख्य जो कमी है, मतलब सारी कमी है लेकिन सबसे बड़ी जो कमी ये है कि इस अगर आपको एक बार इससे आप ग्रसित हो जाते हैं वायरस से, तो फिर उससे ठीक होना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए सलाह ये होती है कि आप इससे जितना ज्यादा हो सके बच के रहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती, तो फिर इसका इलाज कैसे हो पाएगा, संभव ही नहीं है। ठीक है, चलो अब वायरस जनित बीमारी में सबसे पहला जो रोग मैं आपसे लेना चाहूंगा, आपसे क्या आपके लिए, वो है एड्स। सबने सुन रखा होगा एड्स। एड्स की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। एड्स एक वायरस जनित बीमारी है, ये आपको पता है। एड्स जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स। अब ये जो एड्स होता है ये वायरस जनित होता है, मतलब वायरस इसको फैलाता है। तो उस वायरस का नाम क्या है? हर एक बीमारी का एक अलग पर्टिकुलर पर्सनल वायरस होता है। तो इसका जो वायरस होता है उसका नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। इसका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो। इम्यून का मतलब आप समझते हैं, इम्यून का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र। अब क्यों नाम आ रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का पूरा नाम है। और HIV का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं रिट्रोवायरस। क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस। HIV का दूसरा नाम रिट्रोवायरस। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म याद हो, ये रोग किसकी वजह से फैलता है और इसका दूसरा नाम। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आप गौर करेंगे तो यहां पे भी वर्ड आ रहा है इम्यूनो, यहां पे भी वर्ड आ रहा है इम्यूनो, मतलब यहां पे इम्यून सिस्टम से संबंधित कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि बार बार हमें इम्यूनो नाम देखने को मिल रहा है, मतलब इम्यून सिस्टम से संबंधित ये कुछ लक्षण दर्शाएगा। और इस एड्स रोग के अंदर होता क्या है, इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसका ये लक्षण है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। आपको पता होगा हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन कितने सारे वायरस, कितने सारे बैक्टीरिया से लड़ता रहता है और हमारे शरीर को अनेक सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है। लेकिन अगर ये एड्स रोग किसी को हो गया तो उसके अंदर आपका प्रतिरक्षा तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि न जाने कितनी सारी बीमारियां आपको जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देगी, जो बीमारी कभी किसी व्यक्ति को हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि वो लगभग बीमारियों को तो होने ही नहीं देता, आपके शरीर के अंदर दिखने ही नहीं देता, उनको पहले से ही उनके जितने भी जीवाणु वायरस होता है उनको मार देते हैं। लेकिन इसमें इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से उन सबको मौका मिल जाता है और वो सब आपके शरीर में एक साथ दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? मरेगा बेचारा। ठीक है, फिर तो मरना ही है ना यार, जिसका कोई औकात नहीं वो भी अब आ रहा है तो फिर मरना तो इससे बेहतर ही होगा। ठीक है, तो फिर प्रतिरक्षा तंत्र इसमें बहुत ही कमजोर हो जाता है। ये इतनी बातें आपको एड्स में ध्यान में रखनी है, लेकिन और भी है। इसके लिए जो टेस्ट होता है, कैसे पता चलेगा आपका अंदर एड्स है? इस टेस्ट को कहते हैं एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट, अब इसका भी नाम याद होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट ऐसे, ठीक है। ये इसका एलाइजा का पूरा नाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा रोग जो हमें पढ़ना है वो है हिपेटाइटिस। वो कौन सा है? हिपेटाइटिस। देखो यहां पे जो हिपेटिक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, हिपेटिक मतलब लीवर से संबंधित है। जैसे कि मैं अगर नाम बोलूं न्यूरो तो आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ ब्रेन से रिलेटेड है, मैं बोलूं कार्डियो तो आपको पता चलेगा हृदय से संबंधित। उसी प्रकार जो लीवर होती है उसके लिए जो टर्म्स मेडिकल टर्म है वो हिपेटो है, ठीक है। तो हिपेटोलॉजी का क्या होता है? स्टडी ऑफ द लिवर, हिपेटोलॉजी। तो हिपेटिक वर्ड दिख रहा है, मतलब ये लिवर से रिलेटेड कोई बीमारी है। जैसे कि एड्स का लक्षण क्या था? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर कर देगा, यानी कि न्यूरॉन सिस्टम जो है, सॉरी नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम से संबंधित। उसी प्रकार ये आपका लिवर से संबंधित बीमारी है, लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज है। अब हिपेटाइटिस किससे होता है? इसके वायरस का नाम क्या है? तो हिपेटाइटिस को वायरस का नाम जानने से पहले यह समझ लो कि इसमें 5 प्रकार का हिपेटाइटिस होता है। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको देखो एच वी, जैसे कि HIV लिखा तो एच वी बीच में ये लिख दो जो भी है। ए है तो ए बी है तो बी, ये इसके वायरस का नाम बता रहा हूं। हिपेटाइटिस ए किससे होता है? HIV से। हिपेटाइटिस बी जो होता है वो HBV से, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? HCV, इसमें क्या हो जाएगा? HDV, और इसमें क्या हो जाएगा? HEV, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? समझने वाली चीज है ये तो। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का हिपेटाइटिस अलग अलग होता है, तो इसमें सबका अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब तीसरा प्रकार का जो डिजीज इसके अंदर आपको पढ़ना है वो है पोलियो। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है और ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। पोलियो किससे होता है? एंटेरो वायरस से। नाम ध्यान से सुन लेना, एंटेरो वायरस, ठीक है। किससे होता है ये आपको ध्यान में रखना है। पोलियो के लिए WHO ने एक प्लान चलाया, पोलियो प्लस अभियान। क्या नाम था? प्लस पोलियो अभियान। ये कब से शुरू किया गया? इससे क्वेश्चन आ सकता है। प्लस पोलियो अभियान ये आपका 1988 में स्टार्ट किया गया, 1988 में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना। चौथी प्रकार की जो बीमारी है आपको याद रखना है, एक तो है स्वाइन फ्लू और एक है आपकी बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। फ्लू से समझ में आ रहा है दोनों ही प्रकार की बीमारी जो है उसमें जुकाम होता है। फ्लू का मतलब ही क्या होता है? जुकाम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जुकाम होता है, लेकिन ये जुकाम कोई नॉर्मल जुकाम नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है यहाँ पे। स्वाइन फ्लू जिस वायरस से होता है उसका नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू जिस वायरस से होता है उसका नाम है H5N1। समझ रहे मेरी बात को? दोनों के वायरस के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और अब इसका इलाज के लिए जो है कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, इसके लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम है टेमी फ्लू। क्या नाम है इसका? नाम स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तो टीका भी टेमी फ्लू, ठीक है। याद रख लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बीमारी और हैं जिसके अंदर हमें पढ़ना है, जैसे कि रेबीज की अगर मैं बात करूं, रेबीज, तो रेबीज जो होती है इसके लिए जो वायरस होता है जिम्मेदार वो होता है रेबडो वायरस, और इसमें व्यक्ति जो होता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब जल, जल क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब डर, यानी कि जल से व्यक्ति डरता है, जल से डरता है। जिसको भी रेबीज हो जाएगा उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब व्यक्ति को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है। और जिम्मेदार वायरस कौन सा हो गया? रेब्डो वायरस हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ बीमारी और हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर डाल दूं, डेंगू है, ठीक है, चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? स्मॉल पॉक्स है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मीजल्स है,
मीजल्स जिसको हिंदी में कहते हैं खसरा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स को हिंदी में कहते हैं चेचक, चिकनगुनिया को तो चिकनगुनिया ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसे आरस, ये इतनी बीमारी जो वायरस जनित होती है। अब डेंगू किससे होता है, अरबो वायरस से, अरबो वायरस, ठीक है। चिकनगुनिया जो होता है या तो चिकनगुनिया वायरस, ध्यान से सुन लो, या तो चिकनगुनिया वायरस से होगा, या दूसरा नाम आपको देखने को मिल सकता है टेंगो वायरस, ठीक है, टेंगो वायरस। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और सार्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है चेचक से अभी पूरे विश्व में हमें निजात मिल चुकी है, पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। तो ये किससे होता है, वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से। और मीजल्स यानी कि खसरा जो होता है ये आपका रूबेला वायरस होता है, इसको रूबेला भी कह सकते हैं, रूबेला वायरस। ऐसे आरएस की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्या होती है, सीवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको ऐसे आरएस की आनी चाहिए, क्योंकि ये हाल फिलहाल में वायरस जनित सबसे नई प्रकार की जो डिजीज है वो ऐसे आरएस है, ठीक है। सीवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम मतलब ये श्वसन से संबंधित कोई बीमारी है, ऐसे आरएस, ठीक है। बाकी इनकी आपको ये ध्यान रखना है कि किससे होता है ये। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लो, ध्यान से सुन लो। पहला क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे बनेगा, कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो ऐसे दे देगा वायरस जनित बीमारी है, तो आपको ये सभी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी वायरस से होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर दे देगा बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है, और उसके अंदर 3 वायरस द्वारा होने वाली बीमारी दे देगा और 1 बैक्टीरिया वाली दे देगा। तो आपको जो है वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती है, अलग अलग याद होने चाहिए, उसमें बीच में कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन ये बनेगा कि एड्स जो है वो किस वायरस की वजह से होता है, तो HIV की वजह से। ऐसे किसमें भी पूछा जा सकता है, डेंगू किस वजह से होता है, XYZ किससे भी पूछे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दूसरा प्रकार का क्वेश्चन। तीसरा प्रकार का कुछ स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स का लक्षण क्या है, तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। हिपेटाइटिस जो है वो किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित। स्पेशल क्वेश्चन जिसमें बनेगा उसमें मैंने बता दिया गया है, ठीक है। एड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर देना, और मैंने भी आपको बताया 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए हैं, ठीक है। तो ये वायरस जनित बीमारी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, इसको मैं मिटा सकता हूं अगर आपको याद हो गया है तो, नहीं हुआ है तो घर जाके कर लेना, घर पे तो बैठे ही हैं सर, तो कहां जाके करोगे, कहीं और जाके कर लेना, घर पे तो तुम करते कहां हो रहे, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है अलग से याद रखना पड़ेगा। उसमें दोनों में बच्चों में क्या होता है, ये कचरा बहुत होता है, बैक्टीरिया वाली वायरस में चली जाती है, वायरस वाली बैक्टीरिया में चली जाती है, ऐसा मत करना, अलग अलग याद करना इसको। हिंदी में लिखते हैं जीवाणु जनित बीमारियां, यानी कि ऐसी बीमारियां जो जीवाणु द्वारा होती है। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूंगा टीबी की, सबने सुन रखा है, बहुत कॉमन बीमारी है टीबी। टीबी का थोड़ा सा अच्छा नाम लिखे तो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं क्षय रोग। ये एक दूसरा नाम है इसका तपेदिक। नाम सारे याद रखना, इंग्लिश वाले तो एक नाम याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, जैसे कि उन्होंने याद रख लिया टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। हिंदी वालों के अंदर लफड़ा ये होता है कि वो क्षय रोग दे देता है या तपेदिक दे देता है, तो ये 2 नाम याद रखने पड़ेंगे। या फिर वो हिंदी में लिख देगा ट्यूबरकुलोसिस, अब क्या करोगे, तो तीनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है एक काम करो यार, ट्यूबरकुलोसिस याद रख लो, है ना। अब हिंदी में इंग्लिश में तो वो नहीं लिख सकता ना, तपेदिक नहीं लिखेगा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टीबी जो है वो किससे होती है, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इसका कारण बनता है, तो नाम याद रखना, थोड़ा सा बड़ा नाम है, माइको बैक्टीरियम
बाकी ये नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस, सेम नाम आ जाएगा, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। याद आ गया? चलो, अब टीबी जो होती है ना, इसका टीका जो लगता है उस टीके का नाम है बीसीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। बीसीजी वैक्सीन, टीबी होने पर जो टीका लगाया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वो होता है बीसीजी वैक्सीन। और अगर किसी को हो गया, टीका तो क्या होता है पहले लगाते हैं, हो गया तो क्या करते हैं, इलाज कैसे करते हैं इसका, उपचार कैसे करते हैं, इलाज कहो उपचार कहो एक ही बात है। तो इसके लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, डोट्स मेथड। क्या कहा जाता है, डोट्स मेथड। क्या होती है डोट्स मेथड, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉर्ट मेथड। आगे डोट्स मेथड तो होता ही है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डोट्स का फुल फॉर्म है, ऐसे यहां पे ये। तो आपको टीबी के अंदर तीन बातें ध्यान में रखनी है। फैलता किससे है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, 2 बार बोलोगे नाम याद हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके लिए जो वैक्सीन लगती है उसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। और तीसरी चीज, इसके इलाज के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, मान लो किसी को टीबी हो गया तो उसका उपचार करेंगे, वो करेंगे डोट्स मेथड के द्वारा। ट्रीटमेंट के अंदर इसका नाम है, डोट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सोर्ट मेथड। ठीक है, चलिए दूसरी प्रकार की जो बीमारी हमें पढ़नी है वो है लेप्रोसी। जिस बीमारी को मैं पहले पढ़ा रहा हूं मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, लेप्रोसी, लेप्रोसी को ही कहते हैं हैंसन, हिंदी में इसे कहेंगे कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। ये जो राजस्थान वाले बच्चे हैं इधर मारवाड़ क्षेत्र, उनको पता होगा कोढ़ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही मतलब अलग ही प्रकार की बीमारी होती है जिससे व्यक्ति रोगी से घृणा करने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो सफेद सफेद ऐसे धब्बे धब्बे बन जाते हैं और अलग ही प्रकार की इससे जो होती है बीमारी हो जाती है, तो उसे कहते हैं लेप्रोसी या हैंसन रोग। ये किससे होता है, तो ये इतना तो नाम सेम ही है, क्योंकि ये मैंने साथ में लिखा है तो याद भी आसानी से रह जाएगा। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम इसमें है तो इसमें भी माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे क्या लिखा, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये टीबी है, ये ट्यूबरकुलोसिस है। इसमें ये लेप्रोसी है तो यहां पे लिखना है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्यूबरकुलोसिस है तो पीछे ट्यूबरकुलोसिस आ गया, ये लेप्रोसी है तो ये लेप्री आ गया, बाकी आगे माइकोबैक्टीरियम लगानी है। ठीक है, चलो अब ये जो टीबी होती है इसका उपचार कैसे करेंगे, टीबी का उपचार कैसे करेंगे, तो इसके लिए होता है एमडीटी मेथड। टीका इसमें कोई नहीं है, ध्यान में नहीं रखना है। जैसे कि उपचार मैंने यहां पे बताया डोट्स मेथड के द्वारा, वैसे ही इसमें होता है एमडीटी मेथड। एमडीटी मेथड, इसमें 3 प्रकार के एंटीबायोटिक साथ में मिक्स करके दिया जाता है, जितना आपको इतना नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी चीज मतलब तीसरा रोग जो है, चीज तो क्या है, वो आपको पढ़ना है टिटेनस। टिटेनस, हिंदी वाले हिंदी में लिख दो टिटेनस। टिटेनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चौथी प्रकार की जो डिजीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कोलेरा, इसको हिंदी में कहते हैं हेजा। ये जिससे फैलता है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। और कौन सी डिजीज हो सकती है इसमें, एक इसमें हो सकता है टाइफॉइड, टाइफॉइड। तो ये जिस बैक्टीरिया से फैलता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। एक इसके अंदर फिर से आ जाता है न्यूमोनिया, छठे में यहां पे लिख देता हूं न्यूमोनिया। इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी पीएच से शुरू होगी, ये बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। न्यूमोनिया ये होता है आपका किससे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, 2 नाम इसमें है।
ठीक है, तो ये 6 बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा होती है, इससे बाहर बैक्टीरिया से बाहर बीमारी नहीं जाने वाली। मोस्टली आप इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेप्रोसी और टीबी पे। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी इसमें तो कुछ भी नहीं है, बीमारी का नाम और उसका जस्ट कौन सा बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। ठीक है, टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से, कोलेरा विब्रियो कोलेरी से, टाइफाइड सालेमोनेला टाइफी, न्यूमोनिया इससे होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। चलो, अब यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बैक्टीरिया से बीमारी जो होती है वो हमें समझ में आ गई, वायरस वाली हमें समझ ली। अब हमें कवक से कौन सी होती है, कवक से, तो कवक में कुछ भी नहीं याद रखना, दाद, खुजली, ठीक है, दाद, खुजली, गंजापन, ये सारी जो बीमारी होती है कवक से होती है। सिंपल सा याद रख लेना, अगर कोई क्वेश्चन आए, दाद, खुजली, गंजापन जो होती है ये किससे होती है, कवक से। इसमें कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कवक से कौन सी बीमारी होती है, बिल्कुल दाद, खुजली, गंजापन। ठीक है, अब जो एक बचता है आपका, 2 बचते हैं, एक प्रोटोजोआ जनित और एक हेलमिंथेस जनित। तो पहले हम कृमि रोग जो है उसको पढ़ लेते हैं। कृमि रोग, कृमि रोग के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो रोग आपको ध्यान में रखना है वो एक है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हाथी पांव रोग कहते हैं। ये रोग किसके द्वारा होता है, वुचेरिया कृमि द्वारा होता है। अब इस वुचेरिया के पीछे वो आपको स्पेशल उसकी स्पीसीज का नाम दे सकता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलयाई, तो उससे आपको डरना नहीं है, वुचेरिया स्पीसीज से ये रोग होता है। ठीक है, एक हो गया आपका फिलेरियासिस। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा आपका टीनियासिस। टीनियासिस, तो टीनियासिस होता है टीनिया सोलियम, प्लेटीहेल्मिंथेस का एक सदस्य है टीनिया सोलियम, लेकिन आप तो सिर्फ नाम याद रखना। और एक होता है इसके अंदर एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ये होता है एस्केरिस लम्ब्रिकोइटस से। किससे होता है, एस्केरिस लम्ब्रिकोइटस। ठीक है, तो ये थोड़े से नाम मुझे पता है, थोड़े अटपटे हैं, थोड़े से मुश्किल है याद करने, लेकिन आपको तो मैं जो बता रहा हूं उतने ही याद करने। ठीक है, तो अगर आपको जितना बता दिया है कि ये चीज आपको पढ़ना है, तो आप उतनी याद नहीं कर सकते, तो उसका तो मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन इतना आपको कहते हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो कृमि संबंधित रोग 3 ही है, फिलेरियासिस जिसे हाथी पांव रोग कहते हैं, होता किससे है, वुचेरिया स्पीसीज, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलयाई, कुछ भी नाम दे दो आपको वुचेरिया दिखेगा। दूसरा एस्केरियासिस किससे होता है, एस्केरिस लम्ब्रिकोइटस। तीसरा टीनियासिस, टीनियासिस किससे होगा, टीनिया सोलियम से। ठीक है, बस। अब एक जो बीमारी हमारी बचती है प्रोटोजोआ से होने वाली, ठीक है, तो यहां से मैं इसको रब करना चाहूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं प्रोटोजोआ से संबंधित बता देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट हमारा बच रहा है 3, हमने यहां पे कवर कर ली एक साथ। वायरस पहले कवर कर ली, जीवाणु, कवक और कृमि अभी कवर कर ली। अब प्रोटोजोआ वाली बच रही है जो अभी कवर कर लेते हैं। 4-5 बीमारी है वो भी, फिर हमारा ये आज का सेशन होगा समाप्त। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी। अब इसमें यह कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमोनिया आपने कहां में पढ़ा, बैक्टीरिया से होता है, लेकिन जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया, क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे कंफ्यूजन होते हैं, मेरे को होता है इसलिए मुझे लगता है आपको भी होता होगा। न्यूमोनिया होता है जीवाणु से और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो मलेरिया कौन फैलाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम स्पीसीज यही फैलाती है। और इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। वाहक का मतलब कौन लेके आता है ये मनुष्य में बीमारी, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मच्छर जब हमें काटता है उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम होता है, तो ये हमें बीमारी हो जाती है। ठीक है, मलेरिया के बारे में ये ध्यान रखना है। एक विशेष बात मलेरिया के बारे में आपको ध्यान में रखनी है कि एक प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज के मैं नाम लिख रहा हूं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से घातक प्रकार का मलेरिया उत्पन्न होता है।
घातक प्रकार का मलेरिया उत्पन्न होता है। और वो जो मलेरिया होता है उसका नाम क्या है? या तो उसे कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसको मैलिग्नेंट को हिंदी में कहते हैं दुर्दम, और यह इसका नाम है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। घातक प्रकार का जो मलेरिया होता है वो मलेरिया की कौन सी, मतलब प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति से होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, याद रखना। तो ये मलेरिया के बारे में किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। वहां कौन होता है? मादा एनाफिलीज। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पेशल केस है। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है प्लाज्मोडियम के अंदर, सॉरी, प्रोटोजोआ जनित बीमारी के अंदर, वो इसके अंदर हो जाएगी अमीबियासिस। रोग का नाम है अमीबियासिस। या इसी को कहते हैं पेचिस। पेचिस आपने सुना होगा। ये रोग किससे फैलता है? एंट अमीबा, हिंदी में लिख देता हूं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और इसका जो वाहक होता है वो होती है घरेलू मक्खी, डोमेस्टिक फ्लाई जिसे कहते हैं। ठीक है, घरेलू मक्खी। तीसरी प्रकार की जो बीमारी इसमें आपको पढ़नी है वो है लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस किससे फैलता है? नाम से ही पता, नाम में ही आ रहा है इसके अंदर। एक तो लीशमैनिया, दूसरा नाम इसके साथ डोनोवनी, लीशमैनिया डोनोवनी। ठीक है, चौथा इसके अंदर हो जाएगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सिकनेस का मतलब बीमारी, स्लीपिंग मतलब सोना। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये आपका किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसिस। ठीक है, और एक बीमारी इसके अंदर आप और ध्यान में रख लो, वो है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस हो जाएगा ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, ये 5 बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती है, पै से प्रोटोजोआ, पै से 5 बीमारी, और आपको याद रखना है, ये से याद रखना है। ठीक है, 5 बीमारी कौन सी है एक बार मैं आपके सामने बोलता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहला मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रकार की जो प्रजाति है उससे एक घातक प्रकार का मलेरिया उत्पन्न होता है जिसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहेंगे, पहली बीमारी। दूसरी बीमारी हमारी हो जाएगी अमीबियासिस, जिसे पेचिस कहते हैं, और इससे जो प्रोटोजोआ जो इसे कोज करता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तीसरी प्रकार की बीमारी में अगर मैं बात करूं तो लीशमैनियासिस, जो लीशमैनिया डोनोवनी से फैलती है। चौथी प्रकार की बीमारी जिसे हम कहेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये बीमारी किससे होती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो ये होती है आपकी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे हो जाएगी? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसिस से। कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी हो रहा हूं, तो देखना कितना याद करना पड़ेगा आपको। और पांचवें प्रकार की बीमारी है ट्राइकोमोनियासिस, जो होगी आपकी ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से। ठीक है, बिल्कुल आपको ये ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रकार की बीमारी है हमने सारी पढ़ ली, कुपोषण वाली पढ़ ली, मानव रोग जो संक्रामक प्रकार के हैं वो भी पढ़ लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी पढ़ लिए। ठीक है, आपके सिलेबस में है वो भी पढ़ लिए। तो कोई भी प्रकार की दिक्कत अब आपको आई होप नहीं आएगी, और अगर है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे हर मेज खड़ा रहता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और आप अन्य लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जिससे मैं अगले वीडियो में इससे ही ज्यादा जोश के अंदर, इससे ज्यादा मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ा सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।